तुम्हारा नाम बताओ, मैं भूल गया दोनों का। पहले गर्ल अपना नाम बताओ। सर आई एम लक्की। लक्की सर। लक्की, लक्की ठीक है। बॉय का? सर सन्नी। सनी। ओके, लक्की एंड सनी। गुड। बेटा सिर्फ बातें सुननी है आज मेरी, है ना? कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट्स आ गए ये वो बाद में देखते रहेंगे मजे से। आज सिर्फ बातें सुननी है कि सर क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या होता है, क्या सिस्टम है, बस ऐसे ही सुनना है। राइट, ओके कोई सर। लंबी चौड़ी टेंशन वाला काम नहीं है, मजे में। रूम का दरवाजा बंद करना है, आराम से बस कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। राइट। ओके सर। आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछले दिन हम पढ़े थोड़ा इंडियन पॉलिटी, है ना? थोड़ा मैंने इकोनॉमी भी पढ़ाना है आपको, बेसिक्स। इस इंडियन पॉलिटी थोड़ा थोड़ा बेसिक किया ना, थोड़ा किया और भी करना है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी भी कराना है, ऐसी हिस्ट्री भी करानी है, उसका भी आइडिया देना है मैंने आपको ना। सर। अब आप ये समझो, अंग्रेज हिंदुस्तान में, हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अंग्रेज हिंदुस्तान में क्या करने आए? सोचना है, सोचना है। जब भी मैं सवाल पूछूं आपने सोचना शुरू कर देना है। जवाब तब देना है जब मैं बोलूं हाँ जी अब बताओ, है ना? थोड़ा थिंकिंग डेवलप करनी है अपने को। हाँ रमन, क्या कहते हो? अंग्रेज हिंदुस्तान में क्यों आए? टू सेटअप देयर फैक्ट्रीज। इससे भी पीछे चलो, इतना भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज ये वो, हम बहुत ही बेसिक पे चलेंगे। और भी ज्यादा बेसिक बात करेंगे। भी अंग्रेजों, तुम हमारे देश में क्या करने आए हुए हो? तुम्हें क्या लेना है हमारे देश से? और कब आए हैं? हाँ बताओ रोहन, क्या कहते हो, अब बताओ। हाँ, अंग्रेज इंडिया में कब आए और क्या करने आए, मेरा ये सवाल है। अंग्रेज इंडिया में मोटे मोटे तौर पे 1600 में आए। सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। 1600 में आए। 1600 में इंडिया क्या था, क्या चल रहा था इंडिया में, ये भी सोचना पड़ेगा। 1600 में यहां मुगलों का राज था। कनेक्टेड। मुगल्स। मुगल्स कौन होते हैं? मुगल सम्राट, ये जो मुस्लिम रूलर्स, ये मुगल्स थे। ये कौन थे, ये कहां से आए? ये 1526 के आसपास, एक दो साल ऊपर नीचे, बाबर हिंदुस्तान में आया। तभी कहते हैं ना बाबरी मस्जिद। हाँ, ये बाबर हिंदुस्तान में आया, इंडिया में। ये हिंदुस्तान में कहां से आया? देखो उस जमाने में क्या सिस्टम होते थे। जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, एशिया कहाँ है? ये इंडिया है, इसके ऊपर एशियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया कौन सा है? ये तजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला एरिया, मंगोलिया। इस एरिया से मंगोल घोड़े पे बैठ के तुगड़ तुगड़ तुगड़, चलो चलो चलो, लूटो लूटो लूटो। अब राजाओं का पुराने जमाने में यही काम होता है, लूटो लूटो लूटपाट करो, अपने एम्पायर को, अपनी रियासत को, अपने राजपाट को खूब बढ़ाओ। उसी चक्कर में बाबर यहाँ आया। तो बाबर हिंदुस्तान में आया, बाबर ने देखा अरे ये तो बड़ी सही जगह है, यहीं बस जाओ। तो जब आते हैं अपनी फौज लेके, आर्मी लेके, थोड़ी थोड़ी आर्मी लेके आते हैं, तो लूटपाट करते हैं, लोगों को मारते हैं, मार काट की भगाओ भगाओ भगाओ, ये हमारा एरिया हो गया। ऐसे ही हुआ और वहां सेटल हो गया। इससे दिल्ली में, तुर्की से नहीं, सेंट्रल एशिया से। हाँ, मंगोलिया टाइप एरिया, समझो। तुर्की तो बहुत दूर था। और उसके बाद ये यहाँ सेटल हो गए। तो उससे पहले हिंदुस्तान में क्या था, ये भी सोचना पड़ेगा। फिर 1526 को तो बाबर आ गया, उससे पहले क्या था यहाँ पर?
उससे पहले भी राजा रोजा थे। हाँ, दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान, कभी आपने सुना हो, तो उनका राज था। दास डायनेस्टी, दास वंश, है ना, स्लेव डायनेस्टी, ऐसे ऐसे थे, कुछ लोग रहते थे यहाँ पर, है ना। मोटी मोटी बात पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं, वो भी पढ़ेंगे, वो कहाँ से आए, वो कैसे रह रहे थे, उनका सिस्टम क्या था। तो 1526 में यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लिखो, 1526, मुगल एम्पायर। लिखते रहो बेटा, लकी सनी लिखो, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, ये सब उसके बेटे हुए, आगे आगे लाइन चलती रही, है ना। औरंगजेब, औरंगजेब 1707 में, औरंगजेब। अच्छा, 1526 से लेकर 1707 तक पहुंच गए, पहुंच गए। और ये मुगलों का राज हिंदुस्तान में चला लगभग 1857 तक। तो लगभग 325 साल मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया, किया। तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये बात समझ आई, इंडिया 1526 में बाहर से, सेंट्रल एशिया से कुछ एग्रेसर्स, आक्रांता, आक्रमण करने वाले लोग हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान को उन्होंने कंट्रोल किया, कब्जा किया, सारा हिंदुस्तान अपने कब्जे में किया, और यहाँ सेटल हो गए, यहाँ के राजा बादशाह बन गए 1526 में। ओ, ठीक है। और उनका राज चला, उनका, उनके बेटे आगे आगे आगे, ये 1857 तक मोटे मोटे तौर पर देश में राज करते रहे। मोटे मोटे तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि पूरी अच्छे से नहीं कर रहे थे, बाद में कमजोर पड़ गए थे। ये कैसे बारीकियां, ये आगे समझेंगे हम लोग, है ना। ऐसे चलता रहा। अब उस जमाने में ब्रिटेन में, यूरोप में क्या चल रहा था जब हिंदुस्तान में ये सीन है, तो यूरोप में क्या चल रहा था। यूरोप वॉज 1500 के आसपास, इसको बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरीज। लिखो, एज ऑफ डिस्कवरी। हाँ, अराउंड 1500, ऐसे लिखो, अराउंड 1500। डिस्कवरी के साथ हिंदी में लिखो खोज। ये खोजों का युग था। क्या खोज रहे थे यूरोपियन उस जमाने में। एटलस ले ली, ले जरूर। हाँ, सन्नी लकी एटलस जरूर लेनी है बेटा। एटलस से बात समझ आती है, उससे मानचित्रावली, है ना। मानचित्र से आइडिया आता है हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं। देखो, यहाँ इंडिया है, और यहाँ समझो ये यूरोप है, इसके नीचे अफ्रीका है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ऐसे, ये इंडिया है। और यहाँ क्या है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। तो ये ब्रिटेन यहाँ है। ब्रिटेन से इंडिया आना है तो कैसे आते थे उस जमाने में, साउथ अफ्रीका से होते हुए, साउथ अफ्रीका से ऐसे शिप चलती थी, कश्ती, समंदर में। यहाँ ये मेडागास्कर है, ये क्रॉस करके ऐसे इंडिया में पहुंचे। कहाँ से, ब्रिटेन, ब्रिटेन छोड़ो, नीचे स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे देश हैं। तो स्पेन से, पुर्तगाल से राजा महाराजा उस जमाने में अपने लोगों को भेजते थे कश्तियों में, जाओ तुम खोज के आओ, नए नए लैंड खोजो। इसलिए एज ऑफ डिस्कवरीज है। जो नए नए लैंड खोजने वो जाते थे, कितने हिम्मती हैं यूरोपियन, देखो, समझो आप। उस जमाने में ये अटलांटिक ओशन में चल पड़े। 1492, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498,
जब वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा। कितने हिम्मती आदमी हैं ये। देखो यहां से चल पड़े समंदर में, रेल मिलेगी, शार्क मिलेगी। और कोई मोटर बोट थोड़ी है, कश्तियां मोटर वाली थोड़ी हैं। कैसी कश्तियां थी उस जमाने में, कोई हैया रे हैया, लोग ले लिए। खाने का पता नहीं कितने दिन में पहुंचेंगे, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, क्या खाएंगे। रास्ते में मछलियां पकड़ पकड़े, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। हिम्मतों का काम है। इसलिए यूरोपियंस बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, हिम्मती हैं, उद्यमी हैं। हाँ, इसलिए यूरोपियंस को बोला जाता है। तो यहां से यूरोपियंस, वास्को डिगामा चलता 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 यहाँ पहुंचा, उसने इंडिया खोजा। तो हम कहते हैं ना, इंडिया की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने की, डिस्कवरी की। इंडिया तो पहले ही था वहां, इन्होंने खोजा। और ऐसे ही अमेरिका कहाँ है? यहाँ अमेरिका है। एक एक कश्ती इधर आई, इधर आई, कोलंबस। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोजा, यूएस से। अच्छा, खोजा अमेरिका। अमेरिका तो पहले ही वहां था, इसको अब पता लगा है। राइट। इसको एज ऑफ डिस्कवरीज कहते हैं। नीचे लिखो 1492, 1492, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नीचे 1498, 1498, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। अब अगर आप अच्छे से मैप देखोगे ना, यह इंडिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ इंडिया है, और यहाँ अमेरिका है, यूएसए। और यहाँ क्या है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, ब्रायन लारा, है ना। तो ये जो खोजने निकले 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 निकले, ये यहाँ पहुंच गए। ये खोजने निकले थे इंडिया। इनको लग गया कि ओह मिल गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। पर इंडिया तो इधर था। बाद में पता लगा इंडिया नहीं है ये। इसलिए इसका नाम दे दिया भाई, ये तो वेस्ट वाला इंडिया है। असली इंडिया तो ईस्ट वाला है, पूर्व दिशा, है ना। ये वेस्ट है, इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। और इन्होंने फिर बाद में ये अमेरिका खोजा। एज ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क होता है? बिल्कुल। इन्वेंशन होता है कोई नई चीज खोजना। डिस्कवरी होती है जो चीज पहले है, हमें नहीं पता थी, हमने अब खोजी। भाई, जमीन के नीचे डायमंड, ये इन्वेंट नहीं होगा, डिस्कवर होगा। डायमंड तो पहले ही रखा है वहां। लेकिन कंप्यूटर पहले नहीं है, कंप्यूटर हमने बनाया है। कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड, स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड, पंखा वॉज इन्वेंटेड, कैमरा वॉज इन्वेंटेड, ये इन्वेंशन है। राइट। तो अंग्रेज इंडिया में पहुंच गए, ये 1500 के आसपास। उस जमाने में अंग्रेज लोग इंडिया में क्या करने आते थे? घूमने आते थे, व्यापार करने आते थे, है ना। तो नीचे लिखो, यूरोपियंस रीच्ड, यूरोपियंस रीच्ड कोचीन, COCHIN, कोचीन, इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, व्यापार करते थे। सवाल ये खड़ा होता है, भाई ऐसा क्या व्यापार करते हो इंडिया में, तुम्हें क्या मिलता है ऐसा? भाई इंडिया से क्या चाहिए तुम्हें, है ना? क्या व्यापार करने आए इंडिया में?
इंडिया से क्या चाहिए था उनको, यूरोपियंस को? स्पाइसेस, बहुत अच्छे। स्पाइसेस चाहिए थे, मसाले। यूरोपियंस को क्यों चाहिए मसाले? इसलिए कि मसाले वो उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल लैंड्स हैं, जो गर्म प्रदेश हैं, वहां पाए जाते हैं। उससे क्या होता है, गर्म एरियाज में मसाले पाए जाते हैं। तो अंग्रेजों को क्यों चाहिए मसाले? ध्यान करो, मसाले प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। प्रिजर्व करते हैं। जो घर में हम अचार बनाते हैं, उसमें खूब मसाले डाल देते हैं, तो अचार एक दो साल तक खराब नहीं होते। प्रिजर्व करके रखते हैं मसाले हमारे सामान को, सब्जी को। करेले बनाते हैं हम घर में, माँ बहुत ज्यादा मसाला डालती है करेलों के अंदर, तो करेले भी खराब नहीं होते, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और अंग्रेज लोग हमेशा से नॉन वेज, मछली, चिकन इसके शौकीन है। मछली पकड़ के लाए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर मसाला लगा के रखना होता था। उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे। आप ऐसे समझो जो कि पंजाबी ढाबा होता है, वहाँ मुर्गा टंगा होता है, मुर्गे के अंदर वो सरिया डाल के उसको मैरिनेट किया होता है मसाले से, लाल 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 बुरी तरह से। वो इसीलिए कि वो जल्दी से, आसानी से खराब नहीं होता। तो अंग्रेजों को मसाले चाहिए होते थे, ताकि वो अपने यहाँ नॉनवेज टाइप चीजों को प्रिजर्व कर सकें, जल्दी वो खराब ना हो। मसालों की बहुत डिमांड होती थी वहां पर। कितनी डिमांड होती थी, कितनी डिमांड होती थी कि पहली बार जो ट्रेडर यहाँ आया, उसने, मान लीजिए, यहाँ 1 लाख रुपए का सामान लिया, तो यूरोप में वही सामान 70 लाख रुपए का बेचा। 70 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। और इतना प्रॉफिट कमाया तो सब लोगों ने पूछा, भाई तू तो बहुत माला माल हो गया, हुआ क्या तेरे साथ? वो कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और को ना बताना। एक बहुत बढ़िया जगह है इंडिया, वहां से माल मिलता है सस्ता और यहाँ महंगा बिकता है। उसने आगे किसी को बताया, तुझे बता रहा हूँ, किसी और को ना बताना। उसने आगे, तुझे बता रहा हूँ, किसी और को ना बताना। करते करते पूरे ब्रिटेन में ये बात फैल गई कि इंडिया एक जबरदस्त जगह है जहाँ सस्ता माल मिलता है और जिसकी ब्रिटेन में डिमांड है। सबको लालच हो गया, तो सब ट्रेड वेड करने पहुंच गए। तो धीरे धीरे वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, जो बड़े लोग थे, उनको भी हुआ कि हम भी जाएं ट्रेड करने, वहां से माल लेके आए सस्ता। जैसे अब इंडिया में लोग जाते हैं चाइना में, चाइना से सस्ता सामान लेके आते हैं, हर कोई जा रहा है चाइना कि सस्ता माल मिलता है। ऐसे ही इंडिया की तरफ आने लग गए ये लोग, है ना। तो वहां के पॉलिटिशियंस, उनको भी लगा कि इस व्यापार में हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने पार्लियामेंट में, वहां की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया। 1600 में, 1600 में एक कानून पास करवाया और एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत के साथ व्यापार करने के एक्सक्लूसिव राइट्स इस कंपनी को दे दिए गए। हे अंग्रेजों, अब कोई और नहीं जाएगा इंडिया के साथ व्यापार करने, सिर्फ ये कंपनी जाएगी। नीचे लिखो, इन 1600, 1600 अंडरलाइन, ऐसे ईयर वाइज लिख लो ना, 1600 अंडरलाइन डैश, अ कंपनी, अ कंपनी was formed in Britain, in which politicians were the stakeholders, were the stakeholders, ब्रैकेट में लिखो पार्टनर। नीचे, दिस कंपनी was given the exclusive rights
टू ट्रेड विद इंडिया। नीचे लिखो, नो अदर कंपनी was allowed to trade with India। ठीक है। अब ये तो अंग्रेजों ने प्लान बना लिया कि जाओ इंडिया में व्यापार करो, इंडिया में आ गए। अब इंडिया वाले भी व्यापार करने दे तभी ना। इससे पहले आ रहे थे, व्यापार करे, थोड़ा सा सामान ले रहे थे, ले जा रहे थे। 1600 में सर थॉमस रो नाम का एक अंग्रेज, थॉमस रे नाम का अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहुंचा। शाहजहां, जहांगीर, है ना, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जयपुर में राजा का दरबार लगा हुआ है, ऊपर महाराज बैठे हैं, अंग्रेज वहां पहुंचे हैं। अंग्रेज जाके बोलते हैं, हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। महाराजा खुश, भी अंग्रेज हमारी जय जयकार कर रहे हैं। तो महाराजा ने पूछा, बताओ क्या चाहिए। बोला, सर हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, व्यापार करना है। तो जहांगीर कहते हैं, कर तो रहे हो, दिक्कत क्या है, करते रहो। कर, नहीं नहीं, अभी तो हम वैसे ही करते हैं, कच्चा पक्का। आपकी तरफ से हमें रॉयल, सरकारी ऑर्डर मिल जाए, फरमान मिल जाए, लिखित में ऑर्डर दे दो हमें, ताकि हमें कोई टोके ना। तो और वो अंग्रेज हैं, अच्छी अच्छी गिफ्ट्स लेके आते थे राजा के लिए, रानियों के लिए। तो महाराज खुश हो जाते थे। तो महाराज ने कागज पर लिखवा कर एक कागज का टुकड़ा ऊपर से फेंका नीचे। वो कागज का टुकड़ा लहराता लहराता वो थॉमस रे के हाथ में। किसको क्या पता था कि वो कागज का टुकड़ा, जो हमारा जहांगीर व्यापार करने की इजाजत दे रहा है अंग्रेजों को, वो कागज का टुकड़ा नहीं, वो भारत की आजादी है। इस दिन के बाद से अंग्रेज ऑफिशियली पक्के पैर इंडिया में व्यापार करने लग गए। अभी तो वैसे ही आते थे, अनऑफिशियल आए, करके चले गए। तो 1600 के बाद अंग्रेजों का थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पक्का दबदबा बनना शुरू हो गया। नीचे लिखो, आफ्टर 1600, कोमा, व्हेन जहांगीर गेव रॉयल फरमान, फरमान ब्रैकेट लिखो, ऑर्डर, टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, कोमा, ब्रिटिशर्स ऑफिशियली एंटर्ड इनटू इंडिया। ऑफिशियली लिखो, अंडरलाइन करो, ऑफिशियली। एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। और इसके बाद अंग्रेज इंडिया में व्यापार करते रहे, धीरे धीरे लगे रहे, है ना। अब शाहजहां, जहांगीर, अकबर, शकबर आते रहे, अंग्रेज व्यापार करते रहे, चलता रहा काम, कोई बात नहीं। अपने यहाँ मुगल बादशाह मजबूत राजा होता था और पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करके रखता था। अंग्रेज यहाँ ट्रेड करते थे, सामान लिया अपने देश भेज दिया, सामान इकट्ठा किया अपने देश भेज दिया। ठीक है, करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, व्यापारी आदमी है, व्यापार करेगा, चला जाएगा अपने देश में वापस, ये सोच थी। ठीक है। प्रॉब्लम कब हुई? इस वक्त तक अंग्रेजों का जो स्वभाव है
वो ट्रेडिंग कम्युनिटी का है, मर्केंटलिज्म। नीचे लिखो, टिल नाउ ब्रिटिशर्स वर अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। व्यापारी, है ना, कोमा मर्चेंट्स। ब्रैकेट में लिखो मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई व्यापार की, मर्केंटलिज्म। अभी आगे मैं बताऊंगा कोलोनियलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, फिर इंपीरियलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। ये स्टेजेस हैं अलग अलग। इस वक्त मर्केंटलिज्म की शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। सारे राजा मजबूती से राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में। 1707 में औरंगजेब, जो मजबूत राजा था, पूरे हिंदुस्तान को मजबूती से कंट्रोल किए हुए था। कैसे कंट्रोल करते थे इतने बड़े देश को? यहां मान लीजिए औरंगजेब बैठा है दिल्ली में, और उसने यहाँ छोटे छोटे प्रांत बनाए होते हैं, प्रांत, प्रोविंसेस, प्रांत। इन प्रांतों में अपना एक गवर्नर बिठाया होता है। उसका काम क्या होता है गवर्नर का? यहाँ के लोगों से लगान इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके औरंगजेब को देना, राजा को देना। और राजा उस टैक्स से क्या करता था? राज्य की हिफाजत करता था, बाहरी आक्रमण से बचाता था, और अंदर लोगों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाता था। यही काम होता है टैक्स का। आज हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं, मोदी सरकार को टैक्स देते हैं, तो मोदी सरकार मिसाइल खरीदेगी, रफाल खरीदेगी, ताकि पाकिस्तान हमला करे तो हमारी रक्षा हो। और अंदर भी सड़कें, स्कूल, पानी, हेल्थ ये प्रोवाइड करेगी सरकार। यस, यही काम तब होता था। प्रॉब्लम क्या हुई? 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी राजा इस गद्दी पर बैठे, किंग, वो निकम्मे, कमजोर, अय्याश, शराब पीने वाले टाइप लोग थे, जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, बाद वाले मुगल्स। जब ये यहां गद्दी पर बैठे, कमजोर राजा, तो सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई। जब सेंटर वीक हो जाएगा, तो ये प्रांत, ये स्टेट, ये थोड़े मजबूत हो जाएंगे। ये बोले तू कौन है भाई, तू शराब पी के पड़ा रहता है। ये कहता है मैं तुम्हारा राजा हूं। वो कहते काय का राजा है भाई, तू सारा दिन शराब पीता है, ध्यान रखता नहीं हमारा। वो कहता है और कुछ हो ना हो, देखो मैं आर्मी तो है ना मेरे पास, मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूँ। इनको समझ आ गई, भैया आर्मी की धौंस दिखा रहे ज्यादा ये। ऐसा है, अपनी आर्मी तो अपने पास रख ले, हम तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं तुमसे, और अपनी आर्मी भी हम अपनी खुद ही बना लेंगे। ओहो हो। तो एक प्रांत अगर अपनी आर्मी खुद बना ले, इसका मतलब वो तो अलग कंट्री बनने को चल पड़ा, वो तो देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, तो जब सेंटर वीक हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया। छोटे छोटे प्रांत बनने शुरू हो गए, प्रोविंसेस बनने शुरू हो गए। ये राजा, ये राजा, ये राजा, हर कोई राजा बन के बैठ गया। और जब राजा होता है, पड़ोसी होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत है, टू नेबर्स दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स। दो पड़ोसी कभी दोस्त नहीं हो सकते। या तो उनके साथ दुश्मनी है, झगड़ा चल रहा है, या झगड़ा होने वाला, इधर दे आर एनिमीज और दे आर पोटेंशियल एनिमीज। आज निकल लड़ाई होगी होगी पड़ोसियों के साथ। टू नेबर्स दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स। ये पॉलिटिकल साइंस की चोरी है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें, तो भी हमें पता लगता है, हाँ पड़ोसी के साथ तो कमी बनती है सबकी, कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। भारत के देख लो, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल के साथ भी गड़बड़ चल रही है, बर्मा के साथ भी गड़बड़ चल रही है, बांग्लादेश के साथ गड़बड़ चल रही है, एक भूटान के साथ थोड़ी वो दोस्ती ठीक है, और भूटान भी कमजोर टाइप देश है, उसके साथ क्या तो दोस्ती है हमारी। तो सब पड़ोसियों के साथ टेंशन चल रही है, चल रही है।
और जहाँ घर में भी हम रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस की थोड़ी बहुत टेंशन पड़ोसियों के साथ माड़ी मोटी, जिनके साथ दीवार लगती है, कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, ये वाले, और बात भी सच है। तो क्या होता था, ये ए राजा बी राजा के अगेंस्ट लड़ता था। वो जब राजा बन गया, राजा बनने का मतलब ये, तो अब तो राजा बन गया, अब तूने मुकुट पहन लिया, अब तो ये तूतियां बज गई तेरी। अब तूतियां बजते ही पहला काम क्या है, राजा तू बैठ घोड़े पे और हमला कर पड़ोसियों पे। राजा यही करता था, वो हमला करने पहुंच जाते थे राजा। जब हमला करने पहुंच गए, यहाँ पे अंग्रेज भी बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अंग्रेज भी देख रहे हैं, भी ये लड़ रहे हैं आपस में। अंग्रेजों को जो सूट करता था, एक आदमी की मदद कर देते थे, एक राजा की। तो ए राजा की मदद कर दी, बी राजा के खिलाफ, बी को हरा दिया। अंग्रेजों ने भी पैसा दे दिया। अंग्रेज थोड़े बहुत फौजी भी रखने लग गए थे, ये व्यापार करते थे, हमें थोड़े थोड़े फौजी भी चाहिए होते हैं सुरक्षा के लिए, छोटे मोटे अपने सिपाही टाइप, वो भी रखने लग गए थे। तो बी को खत्म कर दिया, ए राजा जीत गया अंग्रेजों की मदद से। और ये पूरा साम्राज्य, पूरा एरिया अब ये ए के अंडर आ गया। ये पूरा एरिया ए के अंडर आएगा, तो ए जाके अंग्रेजों को बोलेगा, थैंक यू अंग्रेजों। अंग्रेज बोलेंगे सुका थैंक यू नहीं चलेगा, हमारा भी कुछ ध्यान रख। तो बोले क्या ध्यान रखें आपका, अब यहाँ व्यापार करने की पूरी छूट हमें मिलनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई कर नहीं देंगे, कोई शुल्क नहीं देंगे, पूरी छूट हमें दे दे। ए क्या बोलेगा, हाँ जी जो मर्जी करो, आपने ही जिताया है, आप ना होते तो बी तो मुझे खा जाता। इस तरह से अंग्रेजों ने छोटे छोटे राजाओं को आपस में लड़ा के अपना हाथ पैर मजबूत कर लिया। ठीक है यहां तक बात, लिखो दो बातें। 1707, अंडरलाइन, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर started disintegrating, लिखो, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स started revolting, later kings called later Mughals were very weak rulers. नीचे, smaller kingdoms started fighting with each other, started fighting with each other, and East India Company took advantage of it and extended its control over smaller kings. फुल स्टॉप। ठीक है यहां तक बात समझ आ रही? हाँ जी लक्की सनी, बताओ बेटा, आप अब तक बात बताओ, समझ आ रही है कुछ? बोल के बताओ, मुझे सुन नहीं रहा। क्या सर? अब बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर।
आ रही है? यस सर। ठीक है। लिखने में ठीक है? जो इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ बेटा वो मुश्किल है, आसान है, कैसी है? आसान है। आसान है सर। आसान है, शाबाश, गुड, बढ़िया। अब हम पहुंच गए 1707 में। 1707 से लेके 1757 तक हमने 1600 से शुरू किया था, 1526 से शुरू किया था, 1707 पहुंच गए। 1707 से लेके 1757 तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे छोटे छोटे राजा, किंग्स, रजवाड़े, रियासतों को ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब पहले तो राजा को अंग्रेजों की जरूरत थी, कोई पड़ोसी के साथ लड़ना था। अब जो राजा बन गया, कंट्रोल आ गया, तो 10 20 50 साल बाद वो भी बोले अंग्रेजों बहुत हो गया, कितना ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा टैक्स हमें भी दिया करो। अंग्रेज क्या बोलेंगे, कम वक्त, तुम्हें गद्दी पे हमने बिठाया है, अब तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो, तो टेंशन शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों में और लोकल राजाओं में टेंशन शुरू हो गई, होनी थी, है ना। बंगाल, ये बंगाल, बंगाल में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां बनाई हुई थी, फैक्ट्री कह लो, फैक्ट्रियां नहीं, फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता जैसे आजकल फैक्ट्री होती है, वो जूस बनाने की फैक्ट्री, कुर्सी बनाने की फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है। फैक्ट्री का मतलब है, उस जमाने में अंग्रेज क्या कोई प्रोड्यूस नहीं करते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, फैक्ट्री नहीं लगाते थे। फैक्ट्री उनका एक ठिकाना होता था, ये जगह है फैक्ट्री। यहाँ क्या करते थे, पूरे देश से माल इकट्ठा करके यहाँ जमा कर लेते थे फैक्ट्री में, और यहाँ उनके ऑफिस होते थे। अंग्रेजों की फैमिलियां भी यहाँ रहती थी, तो सब लोग, अंग्रेज लोग इस फैक्ट्री के अंदर रहते थे। दैट वाज अ फैक्ट्री। तो ऐसी ऐसी फैक्ट्री अंग्रेजों ने जगह जगह बनाई हुई थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती थी। वो कलेक्टिंग सेंटर थे, कलेक्शन सेंटर थे, कच्चा माल इकट्ठा हो गया, फिर उसको वो विदेशों में भेजते थे, अपने देश में भेजते थे, फैक्ट्री। 1757 के आसपास क्या हुआ, बंगाल में जो फैक्ट्री थी, वहां इधर के लोकल राजा, नवाब, अवध के नवाब, राजा, हिंदुस्तान का राजा, इस तरह के लोगों ने मिलके यहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी उस पर हमला किया। उस पर हमला क्यों किया, कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके लोग वो राजाओं की बात नहीं मान रहे थे। राजा उनसे नाराज था, परेशान था। राजा उन पर हमला करने पहुंचा, इस फैक्ट्री में पहुंचा। राजा या नवाब बोलते थे हम। वो नवाब ने जितने भी अंग्रेज वहां मिले उनको 200 250 अंग्रेज एक कमरे के अंदर बंद कर दिए। कमरे के अंदर बंद किए। सुबह कमरा खोला, उसमें से 20 25 ही जिंदा बचे, बाकी अंग्रेज मर गए। इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। जब सारे अंग्रेज वापिस आए, उन्होंने देखा अरे राजा आया था, राजा के सिपाही आए थे, वो क्या कर गए, तो गुस्सा हो गए। उन्होंने प्लान बना लिया कि भैया ऐसे तो ठीक नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ चार दीवारी बनानी शुरू कर दी। अब राजा कहता है मेरा एरिया, मेरी जगह, फैक्ट्री मैंने तुम्हें दी हुई है, तुम चार दीवारी बना रहे हो ताकि हम अंदर ना आ सकें। ये तो तुमने अलग ही अपना एरिया बना लिया, तुम्हारा कंट्री अलग बन गया यहाँ तो वो अलाउड नहीं है, वो नहीं करने देंगे हम। झगड़ा बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई। यहाँ के राजाओं ने, लोकल, अवध, अवध बोलते हैं जो आजकल लखनऊ वाला एरिया है, उसके आसपास के एरिया का जो राजा होता था, नवाब होता था, उसको अवध का नवाब कहते थे। अवध और आसपास के 2 3 राजाओं ने मिलके ये प्लान किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, इसको भगा देंगे यहां से। अब ये जो अवध का राजा था, नवाब था, इसका एक सेनापति था मीर जाफर। वो राजा बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया, कंपनी के साथ, और कंपनी को जाके बोलता
आपके ऊपर हमला होने की तैयारी है, और चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं। जब भी ये आएंगे हमला करने, हम आपको पहले सूचित कर देंगे। दूसरा, मैं सेनापति हूं, मेरे आदेश के बिना तो सेना हमला करेगी नहीं, आप चिंता ना करो। तो वैसा ही हुआ, ये इधर से नवाब की सेनाएं, ये नवाब की सेनाएं इधर चली अटैक करने कंपनी पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को पहले ही पता लग गया, कंपनी भी अटैक करने चल पड़ी। रास्ते में एक जगह आती है कलकत्ता के पास, पलासी। तो पलासी नामक स्थान पे इनकी जंग हुई, लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ पलासी कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने हमारे नवाबों को बुरी तरह से हरा दिया। अब बुरी तरह से हरा दिया, तो ये जो नवाबों वाला सारा एरिया अब कंपनी के अंडर आ गया। हाँ, और कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, और एरिया पर कंट्रोल शुरू हो गया। थोड़े दिन बाद मीर जाफर को भी हटा दिया। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसको गद्दी पर बिठाया, तब भी बात ना बनी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सारा एरिया खुद अपने हाथ में ले लिया, और बोला कि अब राजा की जरूरत ही नहीं है, भागो नवाब, इस एरिया को हम खुद डायरेक्ट संभाल लेंगे। पहले पहले मिलके संभाला, लेकिन बात नहीं बनी, तो राजा को ही भगा दिया वहां से, और खुद पूरा एरिया संभाल लिया। क्या संभालने का मतलब? एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन हम ही करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम ही संभालेंगे, टैक्स हम इकट्ठा कर लेंगे, जो पहले राजा करता था। तो एक तरह से राजा खत्म हो गया इस पूरे एरिया पर। अब पूरे एरिया पर अब अंग्रेजों का राज हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ, तो 1757 बैटल ऑफ पलासी ने अंग्रेजों का जो ट्रेडिंग वाला चरित्र था वो बदल दिया। वो तो व्यापार करने आए थे, अब वो क्या करने लग गए? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए। हाँ, वो तो राजा टाइप बन गए, राजा टाइप बन गए। तो क्या कह सकते हैं कि 1757 के बाद अंग्रेज पक्के पैर हिंदुस्तान में टिक गए। पहले तो व्यापारी थे, हम तरीके से भगाना चाहते थे भगा देते थे, अब तो उन्होंने एरिया ही कंट्रोल कर लिया, फौज थी उनके पास, हमारे राजाओं को ही हरा दिया। तो 1757 एक निर्णायक युद्ध, डिसिसिव बैटल माना जाता है भारत के इतिहास में। और मीर जाफर की गद्दारी के कारण हिंदुस्तान गुलाम हुआ, ऐसा भी माना जाता है। तो नीचे लिखो 1757, अंडरलाइन, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध। व्हेन EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, defeated the combined army of Nawab सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला and Mughal king, and took over the administration of Bengal. In their own hands. नीचे now EIC, East India Company, was not a trading company,
rather it has become an administrative entity, entity. राइट। अब आगे बढ़ो, देखो 1757 से लेके 1857 तक जैसे अंग्रेजों ने बंगाल अवध के राजाओं को किक आउट कर दिया, ऐसे ही देश भी छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने इन सब छोटे छोटे राजाओं को कोई ना कोई बहाना बना के आर्मी चढ़ा के अपने अंदर मिला लिया। तो एक तरह से एम्पायर अपनी कंपनी अपना एरिया बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। ये छोटे छोटे राजा थे हमारे यहाँ, तो कोई ना कोई बहाना बना के इनको कंट्रोल कर लेते थे, या तो अपने अंदर ही मिला लेते थे, या फिर राजा को बोलते तो राजा बना रहे, पर यहाँ लोगों से लगान इकट्ठा कर, टैक्स इकट्ठा कर हमें देता रहे। 10 रुपये अगर इकट्ठा करता था राजा, तो 9 रुपये देने पड़ते थे अंग्रेजों को, एक हिस्सा रखता था वो खुद। जितना लगान इकट्ठा किया, 9 रुपये अंग्रेजों को जाएगा, 1 रुपया राजा को जाएगा। उस 1 रुपये से राजा का राजसी ठाठ बाट बना रहता था। और राजा भी कहता था ठीक है अंग्रेजों, मुझे कम से कम बख्श दो, मैं राजा बना रहूंगा नाम नाम का, पर तुम ही कंट्रोल कर लेना, मुझे अपने अंदर नाम मिलाओ, फिर मैं राजा नहीं रहूंगा, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, अब मैं और क्या करूंगा। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, ये राजा है, बैठा है, काम चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, हमें भी क्यों टेंशन है, हमें टैक्स से मतलब है, 9 रुपया टैक्स तो हमें वो दे ही रहा है, और फालतू बोलेगा इसको वैसे ही बंदा बना देंगे हम। और ये जो रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, ये जब दरबार लगाते थे, उस दरबार में अंग्रेजों का एक आदमी बैठता था, ये देखने के लिए कि कहीं राजा तो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश की प्लानिंग तो नहीं कर रही। उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे। तो अंग्रेजों ने एक तरह से पूरा कंट्रोल कर लिया था। और अंग्रेज इन राजाओं से पैसा भी मांगते थे, किस लिए? कि पैसा दो, हम आर्मी मेंटेन करके रखते हैं। किस लिए? कि तुम्हारे ऊपर कोई पड़ोसी हमला ना करे, मतलब हम पर ही हमला करने के लिए हमसे ही पैसा लेते थे। एक्चुअली वो पूरी आर्मी मेंटेन करके रखी थी अंग्रेजों ने, किस लिए? ताकि अफगानिस्तान, बाकी बर्मा, इन जगहों पर जाकर हमले कर सकें, और एरियाज को कंट्रोल कर सकें। पैसा सारा हमसे जाता था। इस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करना शुरू किया। राइट। 1757 से लेके 1857 तक लगभग आधे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। तो वो बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी या प्रोविंस। बाकी जहां छोटे छोटे राजा थे उसको बोलते थे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें। वो प्रिंसली स्टेट्स कुछ कुछ थे, वो बाकी वो रह गए। 1857 तक यही चला। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी, 100 में, 1757 से लेके 1857 तक 100 साल में अंग्रेजों ने क्या किया? आधे हिंदुस्तान को डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, और बाकी आधे पे आधे को डायरेक्ट किया, बाकी आधे को है है कैसे? थ्रू किंग्स, प्रिंसली स्टेट्स। किंग्स नहीं बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो आधे पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, आधे पर इनडायरेक्ट हमारे राजा हैं। जो आपने लगान पिक्चर देखी हो, तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा, तो गांव वाले इकट्ठे होके किसके पास जाते हैं? अपने महाराज के पास जाते हैं। महाराज इस बार हमारी बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, हमें लगान से मुक्ति दिलाओ। तो महाराजा क्या कहते हैं, भाई मैं क्या करूं, ये अंग्रेज कमबख्त हैं, ये नहीं माफ करते, तुम क्रिकेट के मैच में इनको हराओ। तो महाराज भी ये चाहता था कि इनको हराओ, क्योंकि जितना भी लगान आम जनता ने देना है, नो तो अंग्रेजों ने ले जाना है, महाराज के पास तो एक ही आना होता था। तो महाराज भी अपनी जनता के साथ जुड़ा हुआ था, वो कहता था इन अंग्रेजों को तुम हराओ।
तो इस तरह से हिंदुस्तान चल रहा था। अब आया 1857, भारत की आजादी की पहली लड़ाई, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत की आजादी का प्रथम संघर्ष, फर्स्ट रिवोल्ट, या रिवोल्ट ऑफ 1857, या म्यूटिनी ऑफ 1857, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। 1857 को हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं। क्यों? क्या हुआ? ये जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आधे हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठ गई है, इसने अपनी फौज रखी हुई थी यहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही होते थे। अब सिपाही अंग्रेज कोई बाहर से तो लेके आए नहीं थे, बाहर से तो इनके लेफ्टिनेंट कर्नल ही आएंगे, सिपाही तो हम ही होते थे। मंगल पांडे, आमिर खान, उस पिक्चर में देखा हमने, लाल वर्दी वाले, वो सिपाही होते थे। हमारे सिपाहियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। अंग्रेज बहुत गलत व्यवहार करते थे, प्रॉपर खाने को नहीं देते थे, भत्ता अच्छा नहीं देते थे, धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे, ऑफिसर प्रताड़ित करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, अपमानित करते थे। इसलिए हमारे लोग परेशान, हमारे फौजी जो कंपनी के नौकर थे वो परेशान। अब 1757 से लेके 1857, 100 साल तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे एरियाज पे कब्जे किए, राज किया, कंट्रोल किया। इन 100 सालों में भी अंग्रेजों ने हमें और भी तरीकों से परेशान किया। भारी भारी टैक्स लिए, अकाल पड़े यहाँ, अंग्रेजों ने टैक्स माफ नहीं किया, लाखों लाखों लोग मर गए हमारे यहाँ, अंग्रेजों ने कोई परवाह नहीं की। हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर किया। हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद की। बड़ी अच्छी बात थी, विलियम बेंटिक ने ऐसा किया, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने विरोध किया। भी अंग्रेजों तुम्हें क्या लेना देना, हमारा धर्म का मामला है, हम जो मर्जी करें। तो चाहे हम रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ थे। हमारे ऊपर अंग्रेज खर्च नहीं करते थे, हमारा ख्याल नहीं रखते थे, बेरोजगारी भयंकर थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो लोकल राजा थे, जब वो थे तो जनता को कुछ काम धाम मिलता रहता था। अब अंग्रेज आ गए, लोकल इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, खेती पर बोझ ज्यादा पड़ गया, लगान दे नहीं पा रहे थे हम लोग। फौजी जो थे उनको भी भत्ता पूरा नहीं मिलता था। हर वर्ग अलाउंस, हर वर्ग अंग्रेजों से परेशान। और जो लोकल राजा थे, जिनको भगा के अंग्रेजों ने उनका राजपाट हथिया हथिया लिया था, वो भी मौके में तलाश में थे, कब मौका वह स्ट्राइक करें अंग्रेजों पे। वो मौका उनको मिल गया 1857 में, मेरठ में। मेरठ में जब हमारे फौजियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों किया? अंग्रेज लेके आए एक राइफल, एनफील्ड राइफल। उस राइफल में जो कारतूस डालते थे, उस जमाने में कारतूस ऐसे होता था, ऐसे मुंह से उसको हटाते थे, फाड़ते थे, और वो बारूद होता था, वो बंदूक के अंदर डालते थे, फिर नली से ऐसे ऐसे करते थे, फिर फायर होता था। तो वो जो कार्ट्रिज था, कारतूस था, उसके ऊपर सुअर का मांस था और गाय का मांस था। ऐसी खबर फैल गई, था या नहीं ये तो बाद की बातें हैं। फौज में ये खबर फैल गई कि वो जो नए कारतूस आए हैं उनके ऊपर सुअर का और गाय का मांस है, और मुंह से उसको फाड़ना पड़ता है। ये सुन के फौज के अंदर जो मुस्लिम सिपाही थे वो नाराज हो गए। क्यों? सुअर का मांस खाना कुरान में, इस्लाम में हराम समझा जाता है। और जो हिंदू थे वो भी नाराज थे कि गाय का मांस, वो तो हम मुंह में बिल्कुल नहीं लेंगे। इस कारण विरोध हो गया, रिवोल्ट हो गया। मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल बजाया,
और अंग्रेजों ने उठा के मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया। फिर कोई छोटी सी बात हुई, आपस में झगड़ा हो गया, उन्होंने, हमारे फौजियों ने अंग्रेज, आधे अंग्रेज सिपाही को मार दिया। मार दिया तो डर गए। डर गए तो अब क्या करें, पूरा ही जो इन्फेंट्री होती है, जहाँ हथियार रखे होते हैं, पूरी इन्फेंट्री सबने लूट ली और अंग्रेजों को मार गिराया मेरठ में। सारे अंग्रेज अफसरों को मार गिराया हमारे फौजियों ने। बंदूकें उठा ली, बंदूकें उठा के बैठ गए पेड़ के नीचे में, अब क्या करें। तो मेरठ में आपने अंग्रेज फौजियों अफसरों को मार दिया है, तो दाएं बाएं से और अंग्रेज आ जाएंगे अभी, ऑफिसर, खबर पहुंच जाएगी। तब तुम क्या करोगे। सारे डर गए, वे अब क्या करें, मारे गए, अब तो क्या करें, कोई तरीका नहीं है, किधर जाएं। तो ये समझ आया कि हिंदुस्तान के राजा के पास चलते हैं, महाराज। और हिंदुस्तान का महाराजा था उस वक्त बहादुर शाह जफर, जो लाल किले दिल्ली पर बैठता था 1857। पर वो बहुत कमजोर राजा था, वो 80 साल का हो चुका था। अंग्रेजों ने उसे पेंशन पे रखा हुआ था। ये राजा तो चुपचाप पेंशन लेता रहे, आराम से बैठा रहे, वो चूंचा ना कर। मेरठ से दिल्ली लगभग 55 किलोमीटर दूर है। तो हमारे फौजी रातों रात दिल्ली की तरफ चल पड़े, बंदूकें उठा के। सुबह सुबह लाल किले का दरवाजा खड़खड़ाया जोर जोर के। वो आए बाहर, भी क्या हुआ क्या हुआ। वो महाराज से मिले। महाराज को बोला जी ऐसे हमने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, अब आप हमारा साथ दो। बाकी सब भी हमारे एरिया के जो लोग हैं, और जो लोग हैं, रियासतें हैं, राजा हैं, सबको संदेश भेजो कि विद्रोह शुरू हो गया है, इस विद्रोह में हिस्सा लें और अंग्रेजों को भगाएं। महाराज कहता क्यों मरवा रहे हो यार, बुढ़ापे में, 80 साल का मैं हो गया, अंग्रेजों से लड़ना कोई आसान है। तो मुझे नाम इसमें डालो, मुझे माफ करो। फिर महाराजा बहादुर शाह जफर का एक सेनापति होता था बख्त खान। बख्त खान ने बोला अभी अब कर दिया विद्रोह तो कर दिया, चिंता ना करो, हम लीड करेंगे। और इसके बाद बहादुर शाह जफर ने पूरे रिवोल्ट को लीड किया कि हमने क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। तो छोटी छोटी रियासतें थी और राजा थे, वो भी इकट्ठे हो गए बहादुर शाह जफर के अंडर। वो जो सैनिक विद्रोह था, वो एक तरह से पॉलिटिकल विद्रोह बन गया कि राजा के अंडर ही सारे विद्रोह कर रहे हैं। पर जल्दी ही वो विद्रोह दबा दिया गया, सारे फौजी गिरफ्तार कर लिए गए, मार दिए गए। बहादुर शाह जफर को भी उठा के बर्मा भेज दिया गया, देश निकाला दे दिया, उसकी फैमिली को मार दिया गया। और इस तरह से विद्रोह सारा खत्म हो गया। विद्रोह तो खत्म हो गया 1857 का, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार जो कहाँ है, जो लंदन में बैठी है, वो किसके थ्रू राज कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू राज कर रही है। लेकिन कंपनी के राज में तो विद्रोह चल रहा है। हाँ, तो लंदन सरकार को समझ आया कि अब ये कंपनी से संभलेगा नहीं इंडिया भाई। कंपनी तो क्या कर रही है, विद्रोह करवा रही है, हमारे अंग्रेज भी मर रहे हैं, अंग्रेज इंडिया में आने से डरेंगे, फैमिलीज नहीं लेके आएंगे। तो ऐसा करो, हे कंपनी, अब तेरा काम खत्म हुआ, तू बस रहने दे। वो 1600 में जो कंपनी बनाई थी, वो 1857 तक, 257 साल तक हिंदुस्तान पर राज कर गई, पैसा कमा गई और चली गई, और बहुत से एरियाज पर कंट्रोल कर गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को साइड में कर दिया और इंडिया पर डायरेक्ट अपना कंट्रोल खुद बना लिया। तो समझिए, 1857 के बाद से ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। किसका रूल शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके नाम से राज करती थी, वहां की क्वीन के नाम से राज करती थी। तो अब क्वीन विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया हिंदुस्तान में। कौन से एरिया पर, हिंदुस्तान में दो तरह के एरियाज है। एक वो एरियाज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे,
बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, पाकिस्तान के एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, ऐसे ऐसे ये 11 बड़े बड़े प्रांत थे जो अंग्रेजों ने अपने अंडर रखे हुए थे। बाकी सब छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। ये 565 के आसपास रियासतें थी टोटल। दो तरह के एरियाज थे इस वक्त कंपनी के पास। ये सारे एरियाज ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गए। अब ये एरियाज ये कहलाए ब्रिटिश प्रोविंसेस। अच्छा, ब्रिटिश प्रोविंसेस। और ये एरियाज कहलाए प्रिंसली स्टेट। और 1857 में अंग्रेजों ने वादा किया हमसे कि अब जो और राजा हैं रह गए रियासतें, हम किसी से उसकी रियासत नहीं छीनेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उससे झांसी छीनी जा रही थी, तभी उसने लड़ाई में भाग लिया और बोला मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हर कोई अपना अपना एरिया बचाना चाहता था। तो अंग्रेजों को समझ आ गया भैया जो राजा है उसको राजा रहने दो, हमने तो माल लेना है यहाँ से, इनसे माल लूटते रहो, राजा बना रहेगा, हमें क्या कह रहा है, खुद ही टैक्स इकट्ठा करके हमें दे रहा है, एक ही हिस्सा खुद रख रहा है। हम भी अगर डायरेक्ट चलाएंगे कोई एरिया तो हमें भी तो खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चा राजा ही संभाल रहा है, तो अच्छी बात है मोटा मोटा। तो अंग्रेजों को इस अरेंजमेंट में कोई ज्यादा हर्ज नहीं था। तो अंग्रेजों ने वादा किया कि अब से ऐसा नहीं होगा। कब तक? 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ यही अरेंजमेंट चलता रहा। तो जब देश आजाद हुआ अंग्रेज यहां से जाने लगे। दो तरह की टेरिटरीज थी अपने यहाँ, दो तरह की जमीनें थी। पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस 11, दूसरे 565 प्रिंसली स्टेट। ठीक है बच्चों। हाँ जी लक्की सनी, ठीक है बेटा। यस सर ठीक है। अब हम आजाद हुए, अपना संविधान बनाने लगे, अपना देश चलाना है अपने को। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई आजादी के वक्त, भारत का बंटवारा किया, पार्टीशन। बंटवारा किसका करेंगे? वो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं 11 अंग्रेजों के पास, उसका बंटवारा किया। 6 चले गए इंडिया में, 5 चले गए पाकिस्तान में, हो गया हिंदुस्तान का बंटवारा। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी 565, उनको बोला भाई तुम छोटे छोटे राजा ही हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम पूरे राजा बन जाओ या इंडिया में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। सोचो अगर ये 565 रियासतें इंडिपेंडेंट हो जाती, अलग कंट्री बन जाते, तो आज जहां इंडिया है यहाँ 500 कंट्री होते। ऐसे ही होता, पटियाला अलग कंट्री होता। पटियाला के प्रधानमंत्री आए हैं मिलने, भारत और पटियाला के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, ऐसे ही होता। मुक्तसर अलग कंट्री होता, जींद अलग रियासत होती, अलग कंट्री। जींद वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा है, ऐसे होता। इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को, रजवाड़ों को, जो थोड़े थोड़े फुदक रहे थे कि हम अपना कंट्री अलग बनाएंगे अलग बनाएंगे, उनको प्यार से, लालच देके, डांट के, गुस्से से, नहीं माने तो जूते लगा के, आर्मी ऊपर चढ़ा के भारत के अंदर शामिल करवा ली। 3 रियासतें ऐसी थी जो बोलती है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद पर आर्मी चढ़ा के इसको अंदर मिला लिया,
जूनागढ़ के अंदर भी हमने आर्मी चढ़ाई और इसके राजा को जूते लगाए और अपने भारत के अंदर मिला लिया। अब हमारी चली कश्मीर, आर्मी चली कश्मीर की तरफ। पाकिस्तान ने देखा कि भारत तो सही कर रहा है काम, जो नहीं मानता उसको जूते लगाता है और अपने अंदर मिला लेता है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ कश्मीर के साथ। उसने कश्मीर में अपने फौजी भेज दिए, हमला करवा दिया और आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीर का राजा था महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह बोलता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनूंगा जी, मैं ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 से लेके लगभग 22 अक्टूबर 1947 तक 2 ढाई महीने कश्मीर अलग कंट्री बना रहा था। कश्मीर अलग कंट्री था। जब पाकिस्तान की फौज घुस गई कश्मीर में और कश्मीर को हथिया लेती, कब्जा कर लेती, तब हरि सिंह भागा इंडिया की तरफ कि मुझे बचाओ। फिर उस हरि सिंह ने कश्मीर को मर्ज किया, विलय किया भारत के अंदर। तब भारत की फौजें गई कश्मीर में और वहां से उनको बाहर निकाला, कश्मीर से बाहर निकाला। अब जो कश्मीर में पाकिस्तान की फौजें थी वो यहां तक पहुंच गई थी। हम गए, हमने पीछे धक्का मारा। तब हमें समझ आया कि ज्यादा करेंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा। तो हमने जाके यूएनओ को बोला, हे यूएनओ, अब देख पाकिस्तान की फौज अंदर घुसी, इसको बाहर निकाल। यूएनओ बोलता, ठीक है, सीज फायर, युद्ध विराम, जो जहां है वहीं रुक जाओ, जो जहां है वहीं रुक जाओ। बंदूक लेके आज तक हम यहीं रुके हुए हैं। और ये बन गई लाइन एलओसी। इस लाइन को बोला एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ऊपर वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, इसको बोलते हैं पीओके। और ये वाला हमारे पास कश्मीर। इस तरह से पूरा भारत एक हुआ, पूरा भारत एक हुआ। अब हमने अपना संविधान बनाया, भारत को हमने चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये दिल्ली, दिल्ली से पूरा भारत कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इसलिए हमने छोटे छोटे राज्य बनाए, राज्य बनाए, एक सेंटर और स्टेट्स। और स्टेट्स को भी कुछ पावर्स हमने दे दी। पावर्स बट गई, शक्तियां बट गई। तो जहां सेंटर और स्टेट में शक्तियां बटी होती हैं उसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, ये आगे पढ़ेंगे हम। दो चार बातें लिखो, लिखो। इन 1857, लिखो, इन 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस took place ईस्ट इंडिया कंपनी was replaced, नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट took the control of India। नीचे इंडिया कंसिस्टेड ऑफ, नीचे नंबर 1 ब्रिटिश प्रोविंसेस -11, नंबर 2 प्रिंसली स्टेट्स 565। नीचे 1947 when India got independence,
these territories were still in existence, in the same manner. एक जी, ऑफिस में 17। PSIC मैं बुला लेता हूँ बंदे। कहाँ है? 17 में ही? पर मैंने लंच के बाद बुला रखा था। अच्छा, करता हूँ बात, बताता हूँ। बस आज के लिए काफी है। ये एक तरह से मैंने अब क्या दिया है, ओवरव्यू दिया है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ओवरव्यू, ब्रॉड ब्रॉड, मोटा मोटा। इसकी बारीकियां हम धीरे धीरे पकड़ेंगे ना। ओवरव्यू का मतलब ये होता है रोहन, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है भी। अच्छा, ये चक्कर था, ये है, अंग्रेज ये कर रहे, ये करने आए थे। अंदर तो कहानियां कुछ नहीं, हो तो फैक्ट्स हैं बस। ठीक है। कल क्या पढ़ा है? ठीक ठीक है, उसका मजा लेना है, प्रेशर नहीं लेना। ठीक लग रही है पढ़ने में? ठीक लग रही है? पेपर भी पढ़ा? पेपर सर वो हो गया, वो लगा है मतलब कल तो पढ़ लिया आज वो 1 मिनट बाद में मैं घूमता रहा था। अच्छा नहीं अच्छा इस आज में पापा ने अब जाके मिले मैं अच्छा, आप देख रहा मतलब अब कोई नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है लक्की सनी, बाय बाय। बाय बेटा, बाय।